आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आज कार्यक्रम थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए माफी। कल मोदी जी का बर्थडे है और वो 75 साल के हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले कि मोदी जी 75 साल के कल हों, बिहार से उनके लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही है। अभी आपको पता है कि पूरी ताकत नरेंद्र मोदी ने झोंकी हुई है। वो बिहार में थे अभी भी, और किस तरह से मंच से योजनाओं का, उन तब शिलान्यासों का, तमाम चीजों का आपने देखा ही किस तरह से बखान किया गया, ताकि ये सब करके, वही चुनावी वादे करके एक बार फिर से बिहार की जनता को ठगा जा सके, बिहार की जनता को बेवकूफ बनाया जा सके, उनके वोट हासिल किए जा सके। एसआईआर कराया जा रहा है और एसआईआर जैसा विपक्ष का आरोप है कि ये मिली भगत है भारतीय जनता पार्टी की और ये मिली भगत है चुनाव आयोग की। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और एक तरह से एक ही ऑफिस में लोगों को बैठ जाना चाहिए और काम करना चाहिए, ये विपक्ष लगातार कहता रहा है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को ये श्योरिटी उसको ये नहीं लग रही है कि ये तमाम खेल करने के बाद जो विपक्ष का इल्जाम है कि उन्हें वहां पर जीत हासिल हो जाएगी। यही वजह है कि हर तरह के जो तिगड़म है वो बढ़ाई जा रही है, हर तरह से साम दाम दंड भेद करके चुनाव जीतने की कोशिश है, क्योंकि 75 के कल मोदी जी हो जाएंगे और 75 का आपको पता ही है कि उन्होंने किस तरह से ये एक तरह का कैप लगाया हुआ है कि 75 के जो हो जाएंगे उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाएगा, यानी कि रिटायरमेंट। लेकिन ये नियम और तमाम नेताओं पर तो लागू होता है, लेकिन प्रधानमंत्री पर लागू नहीं होता है, क्योंकि वो तो आपको 2047 के हसीन सपने दिखा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच बिहार से एक बेहद महत्वपूर्ण सर्वे आया है, जिस सर्वे से नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी दोनों की नींदें उड़ सकती हैं। और ये जो सर्वे है वो महागठबंधन की बल्ले बल्ले कराता हुआ जरूर नजर आ रहा है। उनके लिए हम कह सकते हैं कि जमीन पे जिस तरह की मेहनत वो कर रहे हैं वो शायद रंग लाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उसके साथ साथ जिस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने यात्रा निकाली और अब तेजस्वी यादव फिर से यात्रा में जुट गए हैं अकेले। पहले राहुल गांधी के साथ थे और अब वो अकेले यात्रा निकाल रहे हैं। उसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन वोट वाइब के इस सर्वे की हम बात करते हैं। उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं। पहले सवाल पर मैं आऊंगी, जहां वो कह रहे हैं कि बिहार में आप किसे वोट देंगे। तो यहाँ पर एनडीए के लिए कहा गया है कि 36.2% लोग जो है वो एनडीए को वोट देंगे। महागठबंधन को 35.8% लोग वोट देंगे। जन स्वराज को 8.7% देंगे। अन्य को 12.8% देंगे। और कह नहीं सकते ये है 6.5%। अब इसे आप इस तरह से समझिए कि पिछली बार एनडीए की सरकार बनी थी, लेकिन वोटों में जो फर्क था, सिर्फ 12,000 वोटों से एनडीए की सरकार बनी थी। तो आप ये समझिए कि कितने पॉइंट कम परसेंट का जो फर्क था, उससे एनडीए सरकार बनाने में कामयाब रही थी। और इल्जाम तो तब भी बेईमानी का लगा था कि लाइट्स ऑफ करके किस तरह से वोटिंग जो है वो स्लो करवा दी गई थी, और जो महागठबंधन की सरकार बननी थी वो एनडीए की सरकार बन गई थी। ये भी आपको याद रखना चाहिए कि पिछली बार भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। तो यहां पर जो जन स्वराज पार्टी है, जहां 1.7% यानी कि 8.7% जो वोट उसको जा रहा है, वो किसको नुकसान करेगा। क्या ये सिर्फ एक तरह से खेल बिगाड़ने के लिए वहां पर है, जो इल्जाम उनके ऊपर लगता रहा है। और ये परसेंटेज बताती है, क्योंकि ये परसेंटेज देखकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इससे ये वोट में तो तब्दील नहीं होने जा रहा है, वोट में एज एन सीट में तब्दील नहीं होने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, और ये दूसरा सवाल जो पूछा गया है कि बिहार में एनडीए सरकार को लेकर कैसी लहर है। मजबूत सत्ता विरोधी लहर है, ये कहना है 48% लोगों का, यानी कि हर दूसरा इंसान बिहार का ये कह रहा है कि सत्ता के खिलाफ मजबूत विरोधी लहर है। दूसरा सवाल पूछा गया, मजबूत सत्ता समर्थक लहर, यानी कि उसमें आप परसेंटेज देख लीजिए, 27.1% लोग ही ये सोचते हैं। न्यूट्रल 20.6%। ये जो प्रतिशत है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी कि ये लास्ट मोमेंट पे ये डिसाइड करेगा कि उसे एनडीए में जाना है या उसे महागठबंधन में जाना है। कह नहीं सकते, ये है 4.3%। इसमें आप देख सकते हैं महागठबंधन के लिए बहुत अच्छी खबर है ये।
तीसरे सवाल पर जाते हैं। बिहार के सीएम के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? स्लाइड चेंज कर लें। तो इसमें तेजस्वी यादव को 33.50% लोग जो हैं वो तेजस्वी यादव को बिहार के सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। और कितना डिप हुआ है, नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी कितनी डिप हुई है, वो सिर्फ 24% पर ही सिमट गए हैं। अभी पूरी तरीके से चुनावी कैंपेन हम कहें जो महागठबंधन का है वो अभी शुरू नहीं हुआ है। और एक तरफ आप ये देखिए डबल इंजन की सरकार है जहां नरेंद्र मोदी है, नीतीश कुमार है, लोगों ने उनकी सत्ता को देखा है। और तब भी आप ये देखिए कि तेजस्वी यादव किस तरह से युवा धड़कनों की एक तरह से जान बनते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर 13.70, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। चिराग पासवान 8.30 और सम्राट चौधरी, जाहिर सी बात है उन्हें कोई बिहार में उस तरह से जानता भी नहीं है, 5.20 के पे ही वो सिमट गए हैं। अगला सवाल, राहुल तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा को वो कैसे देखते हैं? महागठबंधन के लिए अच्छा प्रभाव, ये लोगों का कहना है 46.2% लोगों का। इसे आप एसआईआर से भी जोड़िए, यानी कि वो लोग जो बड़े पैमाने पर एसआईआर से प्रभावित हैं, यानी कि उन जिनका वोट कटा है और जिनको ये लगता है कि वोट चोरी हुई है, हो रही है और वोट चोर को गद्दी छोड़ देनी चाहिए, वो ऐसे लोग हैं 46.2%, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये साफ तौर पर बताता है और ये दिखाता भी है कि जो लोगों ने जो ये यात्रा जो हुई वो कितनी कामयाब यात्रा थी। चुनावी तौर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये 38.9% लोगों का मानना है। इनमें से आप वो लोग समझ सकते हैं जो एनडीए के समर्थक रहे हैं, इनमें वो लोग भी आप समझ सकते हैं जिन्होंने शायद जंगल राज देखा है, जो 40 की उम्र के पार के होंगे, उनको आप इसमें समझ सकते हैं। और कह नहीं सकते ये 14.9% लोग, ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपको पता ही है कि चंद परसेंट से कैसे पूरी बाजी जो है पलट जाती है। अब नीतीश जो लोक लुभावन वादे कर रहे हैं, जो मंचों से लगातार कर रहे हैं, जहां उन्होंने कहा है कि 100 यूनिट से ज्यादा बिजली जो है उन्हें मुफ्त मिलेगी, नीतीश सरकार की मुफ्त बिजली वाले ऐलान को कैसे देखते हैं? सिर्फ एक चुनावी नारा, ये 41% लोगों का कहना है। बहुत अच्छा फैसला, ये 35% लोगों का कहना है। आर्थिक दबाव वो बनेगा, ये 12.3% लोगों का कहना है। पहले बिजली व्यवस्था ठीक करो, यानी कि पहले बिजली तो दो, तभी तो फ्री और पैसे की बात आएगी, ऐसा 7.9% लोग मान रहे हैं। और कह नहीं सकते 3.8% लोग। लेकिन जो 41% लोग हैं वो सोचिए आप, यानी कि लगभग हर दूसरा आदमी ये कह रहा है कि सब चुनावी नारा है, हवा हवाई है। क्योंकि जो अभी हाल है, 20 साल से आप सत्ता में हैं, अब तक आपने नहीं किया, अब चुनाव आते ही आप जो हैं ये तमाम लोक लुभावन वादे कर रहे हैं। दूसरा इंटरेस्टिंग सवाल, नीतीश की 10,000 रुपए वाली महिला रोजगार पर क्या कहेंगे आप? अब आपको पता है कि सबसे बड़ा दाव नीतीश कुमार का जो है वो है उनका महिला वोटर। पिछली बार भी महिला वोटर ने उन्हें भर भर के वोट दिया था, ये क्लेम भी वो करते आए हैं। अब उनसे जब पूछा गया तो, क्योंकि ये कहा गया है कि भाई 10,000 रुपए जो महिलाएं जो है उनको दिए जाएंगे, सिर्फ एक चुनावी नारा है, ये 45.4% लोग मानते हैं। बहुत अच्छा फैसला है, ये 36.9% लोग मानते हैं। वित्तीय दबाव बनेगा, ये 11% लोग मानते हैं। इस बारे में सुना नहीं, ये 3.4% मानते हैं। और कह नहीं सकते, ये भी 3.4% लोग जो है इसको मानते हैं। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल इस वोट वाइब के जो सर्वे है उसमें पूछे गए हैं, पीएम की मां के लिए अपशब्द के जो मुद्दा है उसको आप कैसे देखते हैं? स्लाइड चेंज कर लीजिए। तो उसमें आप ये देखिए कि कोई चुनावी प्रभाव इससे नहीं पड़ेगा, ये 41.9% लोग मानते हैं, जिसको लेकर मोदी जी ने अब भी जब गए थे तब भी आसाम में जहां कहीं भी वो जा रहे हैं बस अपनी गालियां ही वो गिनवा रहे हैं। विक्टिम कार्ड खेलना उनकी आदत है, क्योंकि जब असल मुद्दों पर बात करें तो उनको पता है कि सब हवा हवाई है, तो इसीलिए इन्हीं इमोशनल मुद्दों पर वो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, महिलाओं को खास तौर पर। आपने देखा ही होगा नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जब एक ही मंच पर थे तो नीतीश कुमार कैसे औरतों को, महिलाओं को धमकाते हुए नजर आ रहे थे कि आप अरे उठिए, अरे देखिए उन्होंने क्या दिया है, अरे उठिए, खड़े हुई, बैठी हुई हो, अरे तालियां बजाओ। वही जो नीतीश कुमार जिस तरह की अब हाल फिलहाल में हरकतें करने लगे हैं। वोटर्स के फैसले को
प्रभावित करेगा, ये 21.5% लोग मानते हैं। आपको ये देखना चाहिए कि बीजेपी और एनडीए का जो कोर वोटर है, खासतौर पे बीजेपी का जो अर्बन है, जो आप कुछ भी सवाल पूछे, वो कुछ करे बीजेपी नहीं करे, वो उनको वोट देते हैं, वो आप इसमें इसको शुमार कर सकते हैं। एनडीए कार्यकर्ता इससे को उत्साहित ये करेगा, ऐसे 20% लोग मानते हैं, कह नहीं सकते, ऐसा 16.3% लोग मानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सर्वे है वोट वाइब का, जो फिलहाल आप देख रहे हैं, जिससे एक तरह की मोटे मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि तस्वीर जो है वो खुलकर जरूर सामने आ गई है कि क्या कहता है ये सर्वे। अब एक और बात मैं आपके सामने जो रखना चाह रही हूँ कि वोट वाइब का जो सर्वे है वो ये बताता है कि 18 से 24 साल के जो युवा हैं, उनकी पसंद 57% ऐसे युवा हैं जिनकी पसंद है महागठबंधन, और जो बाकी जो बचते हैं वो नीतीश कुमार को पसंद करते हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर 57% लोग जो है महागठबंधन को पसंद करते हैं, जिनकी उम्र 18 से 24 साल के बीच है। अब जो नीतीश कुमार के साथ हैं वो लोग हैं जिनकी उम्र 40 से 45 या उससे ऊपर है, जिन्होंने जंगल राज या उस तरह की चीजें उन्होंने देखी हैं अपनी आंखों से। जंगल राज आप देख सकते हैं, आज का जंगल राज आप देखिए, हर कुछ घंटे में जिस तरह की खबरें लूटपाट हत्या की वहां से सुनने के लिए मिलती हैं, बिहार की इससे पहले कभी नहीं देखने के लिए मिली। सुशासन बापू के राज में कैसा जंगल राज है, ये सब देख रहे हैं। और 18 से 24 साल के लोग यानी कि जिन्होंने सिर्फ नाम सुना है, वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी को बहुत पसंद कर रहे हैं। एक और सवाल ये पूछा गया है जाति धर्म को लेकर कि कितने प्रतिशत लोग जो है किसको पसंद करते हैं, तो इसमें 70% मुसलमान जो हैं वो महागठबंधन के साथ वो जाएंगे, ये इस सर्वे में कहा गया है। और मैं आपको ये बता दूं कि 243 में से लगभग 50 से 55 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमानों का खासा प्रभाव है। 50 से 55% में सीटें जो हैं उनमें से बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर वो डिसाइडिंग फैक्टर है कि जहां एक तरफ वो वोट कर दें, वहां वो कैंडिडेट जो है वो जीत जाएगा। 5% ऐसे लोग हैं जो एनडीए के साथ हैं। इसमें भी आप ये देखिए कि इसमें जो तबका अपर क्लास है, अपर कास्ट है मुसलमानों का, वो एनडीए की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि नीतीश कुमार। इसमें बीजेपी को आप माइनस कर सकते हैं। और आज अगर चुनाव हुआ तो क्या होगा? आज अगर चुनाव होता है तो महागठबंधन को लगभग 36% वोट मिलेंगे, एनडीए को 36.2% मिलेंगे, जन स्वराज को 8.7% वोट मिलेंगे। तो यही बात जो मैंने आपसे पहले भी कही थी कि एक तो जन स्वराज और एआईएमएम ये किस तरह का नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि एआईएमएम अगर मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करते हैं, और क्या वो महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि लगातार वो इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं, तो इसका असर क्या पड़ेगा। और अगर वो महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनते हैं, अपने कैंडिडेट्स वो जरूर खड़े करेंगे, तो इसका हिस्सा क्या होगा, क्यों इसका असर क्या होगा। और जन स्वराज जो है ये किसको नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी ये कह सकते हैं कि अभी बहुत अच्छी तस्वीर है महागठबंधन के लिए, परेशानी की तस्वीर है एनडीए के लिए, लेकिन महागठबंधन को भी अभी अपनी कमर कसने की जरूरत है। अभी बिल्कुल भी ढील छोड़ने की जरूरत नहीं है, आखिर तक पूरा दम खम लगाने की जरूरत है उनको। और ये भी उनको मेक श्योर करने की जरूरत है कि कैसे बूथ तक वो अपने वोटर्स को लेकर आए, क्योंकि अपना बूथ सबसे मजबूत ये बीजेपी का नारा रहा है, और आपको पता है कि वो ये सब मैनेज करने में कितने ज्यादा माहिर हैं। चुनाव आयोग और उनकी साठगांठ ये विपक्ष कहता ही रहा है। तो एक तरफ तमाम एजेंसीज हैं, डबल इंजन की सरकार है, दूसरी तरफ मेहनत है, लोगों का गुस्सा है, एंटी इनकम्बेंसी है, और युवा चेहरे हैं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, और इसके साथ साथ जो लेफ्ट की जो पार्टियां हैं। तो बड़ा कड़ा और मजेदार जो है वो इलेक्शन देखने के लिए मिलेगा, ये सर्वे फिलहाल ये बता रहा है। हालांकि इस सर्वे की परसेंटेज, इस सर्वे की चीजें आगे और बदल सकती हैं जैसे जैसे चुनाव की तारीखें पास आएंगी और जैसे जैसे चुनाव अपने पूरे शबाब पर चढ़ेगा। इससे आप समझ सकते हैं कि इसीलिए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की नींदें
इसीलिए उड़ी हुई हैं। और यही वजह है कि एसआईआर जैसी प्रक्रिया जो है आनन फानन में लाई गई है। 65 लाख वोटर्स को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। हालांकि कल लताड़ लगी है एसआईआर पर चुनाव आयोग को, और ये तक कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर हमें इस प्रक्रिया में खामियां नजर आती हैं या संवैधानिक उस पर ये पूरा नहीं उतरता है तो हम उसको पूरे तरीके से रद्द भी कर सकते हैं। और आधार कार्ड को जो शामिल कर दिया है और जिस तरह से इसको लेकर फटकार लगाई है वो साफ तौर पर बताता है कि जो खुला खेल फर्रुखाबादी था वो वैसा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कितना मैनेज हो पाता है ये बहुत सारी चीजें जो हैं वो तय होने जा रही हैं। मैं अपने मेहमानों का रुख करूंगी। मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। मेरे साथ फिलहाल आप ओंकारेश्वर पांडे जी को देख सकते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है और बिहार से ही वो आते हैं। उनसे मैं जानूंगी कि इस सर्वे को वो किस तरह से देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं साथ में कि तेजस्वी यादव यात्रा निकाल रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा। एक बार मैं ओंकारेश्वर जी के पास जाऊं उससे पहले वो तस्वीर आप दिखा दीजिए, उससे भी आपको बहुत अंदाजा होगा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जब सड़कों पर निकले थे तब किस तरह की भीड़ थी, और अब अकेले जब तेजस्वी यादव भी निकले हैं तो युवाओं में उनका किस तरह का क्रेज नजर आ रहा है। भीड़ है, बिल्कुल हुजूम है जो तेजस्वी यादव को घेरे हुए है। अगर आप दिखा सके वो वीडियो दिखा दीजिए, वरना मैं जाती हूँ फिर ओंकारेश्वर जी के पास। धन्यवाद सभी लोगों को प्रणाम। धीरे 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 आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद है। सरकार को बदलिए, नया सरकार बनाइए, सरकार को बदलिए, नया सरकार बनाइए। तो आपने देख ली ये तस्वीरें, जाहिर सी बात है उत्साह पैदा करने वाली हैं ये महागठबंधन के लिए और तेजस्वी यादव के लिए भी। ओंकारेश्वर जी, जो सर्वे है वो उत्साहवर्धक है महागठबंधन के लिए, चिंताजनक है एनडीए के लिए। आप कैसे इसको देख रहे हैं? बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो सीधे तौर पर ये बता रहे हैं कि जो वोट अधिकार यात्रा निकाली गई इसका सीधे पैमाने पर फायदा मिल रहा है, भारी एंटी इनकम्बेंसी है, नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी बिल्कुल डिप हो गई है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे न्यूनतम स्तर पर एक तरह से पहुंच गई है मोदी जी की, वैसे ही नीतीश कुमार की भी एकदम से वही लग रहा है। हालांकि बीजेपी नीतीश के सहारे ये सोच रही है कि उनकी नैया पार लग जाएगी, लेकिन इस सर्वे से तो कह सकते हैं कि ऐसा नहीं लग रहा है। नहीं, देखिए कई वजहों से जो है वो स्थितियां एनडीए के खिलाफ जा रही हैं बिहार में। एक तो नीतीश जी का जो उनकी जो उम्र है, उनकी याददाश्त है, उनकी जो पब्लिक व्यवहार जो नजर आए हैं उससे है। दूसरा उनका जो विकास का सबसे बड़ा जो मूल प्लान था, मूल एजेंडा था, उसको भी लोगों ने देख लिया कि किस तरह से तमाम पुल बह गए, तमाम चीजें हुई उसमें। जो सुशासन का उनका एजेंडा, और वो कहते थे कि वो उनका फ्लैगशिप था कि भाई हम लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल रखते हैं और वो सब, और जंगल राज के खिलाफ जो बातें उन्होंने करी थी वो भी एक्सपोज हो गया जब दिन दहाड़े लोगों ने देखी हत्याएं हो रही हैं, तमाम हत्याएं हो रही हैं, हॉस्पिटल में घुस के लोग मारे जा रहे हैं। तो इस तरह से चाहे वो कानून व्यवस्था का मसला हो, चाहे विकास का मसला हो। तीसरी बात, करप्शन का जो इशू वो उठाते रहे। 70,000 करोड़ का घोटाला सामने आया सीएजी का, जिसके यूजर सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, उस पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। सृजन घोटाला जैसे तमाम इश्यूज को दबा दिया गया है क्योंकि उसमें रूलिंग पार्टी के लोग शामिल हैं। तो किसी भी मुद्दे पे जिन मुद्दों को वो आरजेडी के खिलाफ उठाते रहे हैं, वो उनमें शुरुआती दौर में जितना भी वो कुछ कर पाए हों, स्पीडी ट्रायल वगैरह उन्होंने किया था, और इसी वजह से उनकी लोकप्रियता बनी थी। दूसरा, उन्होंने ये भी कोशिश करी थी कि भाई विकास हो, कुछ सड़कें और पुल बनाए, इसीलिए उनको विकास पुरुष कहा गया। लेकिन अब वो पुरानी बातें हो गई, अब ये दौर में वही बातें उल्टी हो गई। एक बात। दूसरी बात, ये जो मतदाता पुनरीक्षण की बात जो केंद्र सरकार के इन चुनाव आयोग ने शुरू की, जिसको बीजेपी का पूरा सपोर्ट है, केंद्र सरकार का सपोर्ट है, वो बिहार में आके बुरी तरह बाउंस कर गया। क्योंकि देखिए, मूल रूप से ये जो मतदाता पुनरीक्षण जिसको सर कहते हैं, SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वो उठाया क्यों गया था
क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा कि अरे बिहार में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, म्यांमारी हैं, नेपाली हैं, ये बात कही गई। नेशनल मीडिया के हवाले से, ये सूत्रों के हवाले से ये एक बात छपवाई गई और छपा इसमें। चुनाव आयोग के सूत्र ऐसा कर रहे हैं, कह रहे हैं। जाहिर है देश को लगा कि भाई इतने बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी हैं तो वहां की मतदाता सूची का पुनरीक्षण अगर जल्दी जल्दी चुनाव आयोग कराना चाहता है तो अच्छी बात है, करे। एक विश्वास लोगों के मन में भरोसा गया। लेकिन विडंबना देखिए कि 65 लाख जिन लोगों के नाम उन्होंने काटे, उसमें से एक सिंगल नाम बांग्लादेशी का नहीं निकल के आया। तो इसका मतलब आपकी पूरी कवायद झूठी थी, गलत थी या गलत सूचनाओं पे आधारित थी। इससे बीजेपी का ये बहुत बड़ा मुद्दा जो रहा है बांग्लादेशियों का, वह बिहार में आके भोथरा हो गया। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई अगर इतना था तो हमें निकाल के बताते ना कि भाई देखिए इतने हजार या इतने लाख बांग्लादेशी लोगों के नाम मिले, उनको निकाला गया है। फिर उनकी सूची आप गृह मंत्रालय को, पुलिस विभाग को देते हैं और उनको कहते कि भैया इनको देश से बाहर निकालिए, इनको वापस भेजिए बांग्लादेश। पर इतनी बड़ी कवायद में 65 लाख लोगों के आप नाम काट रहे हैं और उनमें एक भी व्यक्ति नहीं मिल रहा है। ये इससे बड़ा आश्चर्य, और ये इतना बड़ा बवाल देश भर में खड़ा किसने कर रखा है। असम से लेके यहाँ तक, असम में भी ये फेल हुआ एनआरसी में, मैं बड़े कम शब्दों में ही कहूंगा आपको। तो ये जी। मामूली बात नहीं है। वहां बिहार में नीतीश बाबू का जो सुशासन का, चाहे भ्रष्टाचार रहित सरकार का या डेवलपमेंट का, वो तीनों तो फेल हुआ ही। एनडीए का जो ये सब स्लोगन था, ये भी तो एनडीए मतलब बीजेपी शामिल है नीतीश सरकार में और लंबे समय से शामिल है वहां पे, तो वो उन इन आरोपों से वो भी बरी नहीं हो सकते। लेकिन ये जो एडिशनल बर्डन आया है चुनाव आयोग का, जिसमें बहुत सी चीजें जो है उजागर हो गई हैं। सबसे बड़ी बात उजागर हुई कि भाई चुनाव आयोग जो कि एक निष्पक्ष संस्था होनी चाहिए थी, सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि संवैधानिक संस्थाओं को संदेह से परे होना चाहिए। संदेह तो छोड़िए, लोगों को पूरा पूरा यकीन हो गया है कि आप डाटा नहीं दे रहे हैं, आप बातें घुमा रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। तो आपने संदेह तो क्या, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को खत्म कर दिया है, खतरे में नहीं डाली, समाप्त कर दिया है। इसीलिए बिहार में राहुल गांधी की जो यात्रा हुई, उसको मैसिव सपोर्ट क्यों मिला। बैंगलोर के उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से लोगों को यकीन हो गया कि नहीं, जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सही है, उसमें प्रमाण समेत उसने रखा, उन्होंने रखा है। और फिर उसका कोई जवाब ये नहीं दे पा रहे हैं। आप जवाब जब देश का मांगा जा रहा है कि सारे डिजिटल हमको उनके दीजिए, वीडियो फुटेज दीजिए, तो उनके दो बड़े लॉजिक चुनाव आयोग के आए। पहला लॉजिक था कि अरे 272 साल लगेंगे आपको इतना वीडियो देखने में। आजकल के क्वांटम चिप के युग में ये मिनटों का काम है, मिनटों का। अगर उसको पेटाबाइट भी मान लिया जाए तो 5 मिनट में सारा डाटा प्रोसेस हो जाएगा। इसी डर से चुनाव आयोग दे नहीं रहा है कि जितनी खामियां हैं वो तुरंत निकल के आ जाएंगी। तो आप बहानाबाजी, दूसरा बहाना उन्होंने बनाया कि भाई माताओं बहनों के हम फुटेज कैसे दे सकते हैं। सबने इस पे हंसी हम्म। उड़ाई कि कोई वो वॉशरूम तो है नहीं, वो होटल का बेड तो है नहीं कि आप उसका ओयो रूम का आपसे वीडियो मांगा जा रहा है। और आपने वहां कैमरा लगाया क्यों है, जो अगर आपको वीडियो नहीं देना है तो अंदर वो वीडियो फिर कैमरा शूट क्यों हो। तो ये तर्क जो है दुनिया के समझ में नहीं आए। इस वजह से तीसरा जो एक और जो खड़ा हुआ है कि भाई संवैधानिक संस्थाएं किस तरह से सुप्रीम कोर्ट तक से लड़ने को तैयार होती हैं और कहती हैं कि नहीं साहब आप हमारे मामले में दखल ना दो। फिर सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ता है कि आधार, यही चौथा कारण भी है। अरे जिस आधार को स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा मेरा आधार मेरी पहचान, और देश भर में लोग जानते हैं कि भाई कहीं भी जाइए तो आप अपना आधार कार्ड निकालते हैं और वो मान लेता है। चाहे वो नौकरी की बात हो, कहीं रहने की, रुकने की बात हो, किसी सौदे की बात हो, किसी भी चीज की, किसी ऑफिस में एंट्री की बात हो, आधार कार्ड एयरपोर्ट पे चले जाए सब जगह चलता है। आपका पासपोर्ट भी उसी से बनता है। बिहार में उस आधार को निराधार कर दिया और भाजपा मुंह देखती रह गई। भाजपा ने एक शब्द उसके फेवर में नहीं कहा। तो ये सिर्फ मसला बिहार का नहीं है ना, पूरे देश में आधार पे आपने सवाल खड़े कर दिए। अब इस तरह के तमाम चीजों में जो एनडीए को फायदा होना चाहिए था, उल्टा उनके खिलाफ चला गया है ये सारा। और इसीलिए जो आप जी। सर्वे देख रहे हैं, ये सर्वे भी मैं इस पे यकीन नहीं करता।
क्योंकि सर्वे जो है जानबूझ के विभिन्न पक्षों को थोड़ा थोड़ा बैलेंस करके दिए जाते हैं। सर्वे अलग है और जमीन अलग है। आप कहेंगे कि नहीं जीतते तो हम हैं, तो वो जीतने का फार्मूला तो आपका दिखा दिया राहुल गांधी ने कि आप जीतते क्यों जी। हैं। ये तो चुनाव आयोग की मिली भगत से जीतते हैं। इसी ये तो वोटों की तो आपको ये लगता है मैनिपुलेशन से ओंकारेश्वर जीतते जी हैं। कि ये जो सर्वे है इससे कहीं बेहतर महागठबंधन करेगा अगर फ्री एंड फेयर है और जिस तरह की परिस्थिति है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली उससे कहीं ज्यादा बेहतर करेगा, क्योंकि लोगों का भरोसा राज्य सरकार पर भी उन्होंने हालांकि कुछ लॉलीपॉप दिए हैं, वैसे ही कि थोड़ा बिजली फ्री करेंगे और 10,000 महिलाओं को देंगे और ये देंगे। वहां अब जो है आखिरी मोमेंट पे ये सब चीजें बहुत ज्यादा काम नहीं आती और उसका बहुत थोड़ा असर पड़ता है। लोगों का विश्वास टूट चुका है, वो सबसे बड़ी बात है। लोग जो है लोकतंत्र में जीना चाहते हैं, लोकतांत्रिक उनका वो है, वो थोड़ा नुकसान आपने नेपाल में देखा क्या हुआ। नेपाल में बेरोजगार पड़े हुए थे, महंगाई झेल रहे थे, बाकी सारे चीजें ठीक थी, उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो आपने रोका तो वहां बवाल हो गया कि फ्रीडम। और कुछ लोग इसको टॉय कहते हैं कि उनसे खिलौना छीन लिया गया। अरे भाई ये खिलौना नहीं है, ये उनके जो है अभिव्यक्ति का आधार है। और आप इसका भी मजाक उड़ा रहे हैं तो लोग उसको भी देख रहे हैं कि भाई उसमें भी लोग कितना मजाक उड़ा रहे हैं कि इनका बच्चों का खिलौना छीन लिया गया। आज उसी मोबाइल पे पढ़ाई लिखाई है, उसका भविष्य है, टेक्नोलॉजिकल युग में बच्चा जी रहा है और आप उसको टॉय कहते हैं। टॉय कहते हैं तो उसमें टिकटॉक तो था ही, टिकटॉक इससे ज्यादा मजेदार है फेसबुक से। तो वो क्यों उसके लिए गए, क्योंकि उनको अभिव्यक्ति का अपना आधार चाहिए था। बिहार भी उससे लगा हुआ है। तेजस्वी ने कहा ना कि हम डरा नहीं रहे, हम बता रहे हैं। भाई फैक्ट आपको जानना जी। चाहिए। ये बॉर्डरिंग स्टेट्स जो हैं बिहार से लेके और यूपी तक और तमाम उससे, और तो इसमें ये आप ये भी जी देखिए ओंकारेश्वर जी, सिद्धार्थ जी के पास जाऊं मैं इससे पहले कि ये जो 18 से 24 साल जो इसमें है, वही देखिए, वही युवा जिसको जेनजी आप कहेंगे, वही युवा बिहार की मैं बात कर रही हूँ, उसी जेनजी की मैं बात कर रही हूँ। जो ये 18 से 24 साल की जो युवा हैं, वो 57% जो है वो महागठबंधन के साथ हैं। यानी कि वो युवा जो अपना भविष्य अभी देखना चाहते हैं, वो युवा जो कॉलेज करके निकल रहे हैं, वो युवा जो नौकरियों की तलाश में है, वो युवा जिनके पेपर लीक कर दिए जाते हैं, वो युवा जिनको सड़कों पर, बीच सड़कों पर चांटे बरसाए जाते हैं, डंडे जिनको मारे जाते हैं, वो युवा जिनको सरेआम जलील किया जाता है, वो युवा हैं ये जो 57% हैं। और जैसा आपने कहा कि ये इससे कहीं ज्यादा, यानी कि जो आंकड़ा है ये महागठबंधन के लिए और बेहतर हो सकता है। तो वही आप ये देखिए कि एक तरह से जो युवा हैं वही क्रांति लेकर आते हैं, और यहाँ पर भी ऐसा ही लग रहा है कि वही युवा हैं जो कम से कम एक बदलाव की तरफ जाते हुए वो नजर आ रहे हैं। वो लोग जो सेटल हैं, वो लोग जो अर्बन पॉकेट्स में रहते हैं, उनको तो शायद अभी भी ये लगता है कि भाई कुछ भी हो, हमें तो वोट इसी बात पे करना है कि हाँ घुसपैठिए, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। देखिए, बिहार का युवा ही नहीं, बिहार का जो समाज है वो राजनीतिक रूप से बहुत जागृत समाज है। अगर बिहार की महिलाओं ने नीतीश कुमार को समर्थन दिया तो उसकी दो वजहें थी। एक तो उन्होंने शराबबंदी की, हालांकि इसके विविध विषय हो सकते हैं बात करने के। दूसरा, उन्होंने बिहार पहला राज्य बना जिसने 50% महिलाओं को पंचायत में आरक्षण दिया और 50 से ज्यादा प्रतिशत महिलाएं जीत के आ गईं। तो जाहिर है वो फैक्ट बेस्ड जो है एनालिसिस करते हैं। अब वो देख रहे हैं कि जो बातें आप कह रहे थे, 11 साल से सरकार जो है वो केंद्र में है, बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना था, आप खुद भी कह आए थे कि इतना मिलेगा, नहीं मिला। तो आपके वादों पर अब यकीन नहीं है। अब आखिरी दौर में आप आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इतने हजार करोड़ का हम अरे आज शिलान्यास करेंगे, वो कब बनेगा। तो ये जो झूठ है, उसी तरह आपने उससे जब लॉकडाउन किया था, इन्हीं बिहार के युवाओं को, मजदूरों को आपने दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर सब हजारों हजार किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। तो बिहार का युवा और बिहार का समाज इस बात को समझता है और इन तमाम धोखेबाजी से वो दुखी हो चुका है। इसीलिए आज जो ये सर्वे में बैलेंस करके भी जो पिक्चर आ रही है, वो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा अंदर असंतोष है और वो निकल के आएगा अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। ओके ओके, फेयर इनफ, आपने इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। और ये भी देखने की जरूरत है, और अभी ये भी देखने की जरूरत है कि चुनाव अपने पूरे शबाब पर नहीं है। अभी कोई रैलियां नहीं हुई हैं,
अभी सिर्फ मोदी जी जो है वो अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। अभी साफ तौर पर दिख रहा है कि बिहार, बंगाल, आसाम वो यहीं के चक्कर लगाते हुए अभी आपको नजर आएंगे और वो अपनी गालियों को गुनवाएंगे, वो घुसपैठियों की बात करेंगे, वही समाज को बांटने की बात। अगर एक प्रधानमंत्री देश का, जो कि एक सेक्युलर नेशन है, एक डेमोक्रेटिक सेक्युलर नेशन है, जहां पर हर मजहब के मानने वाले लोग रहते हैं, अगर अपनी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में वो ये कहें कि वहां से वो घुसपैठियों की बात करें, और जब घुसपैठियों की बात करते हैं तो आपको अंडरलाइन करके मुसलमान पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो बात जो है वो रोहिंग्याओं की कर रहे हैं, वो बात बांग्लादेशियों की कर रहे हैं, और उसका सीधा मकसद होता है कि वो मुसलमानों की बात कर रहे हैं, वो बांटने की बात कर रहे हैं। हेट जो है वो अब इतनी मेन स्ट्रीम हो गई है। सिद्धार्थ जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। सिद्धार्थ जी, आप इस सर्वे को कैसे देख रहे हैं? दोनों ही मेरे मेहमान जो है वो बिहार ओरिजिन से आते हैं, तो इसीलिए वो चीजों को और बेहतर तरीके से, बेहतर पर्सपेक्ट में रख पाएंगे। सिद्धार्थ जी, आप तो एक एनालिस्ट हैं और आपका इस तरह का सर्वेज और इस सब में आपकी बहुत स्टडी भी आपकी रही है। मेरा आपसे सवाल ये सर्वे आपको क्या एक ब्रॉड पिक्चर दे रहा है कि आने वाला जो चुनाव है वो किस तरफ जा रहा है, या जनता तय कर रही है कि हमें कब किधर जाना है? क्योंकि अगर नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी इतनी डिप हो जाए, जहां पर बीजेपी उन पर रिलाय कर रही हो, क्योंकि उनके पास तो कोई चेहरा ही नहीं है, और लोगों को ये पता है कि मोदी जी के नाम पर वोट तो दे देंगे, लेकिन बीजेपी का कोई कैंडिडेट, सीएम कैंडिडेट तो है नहीं, कोई चेहरा ही नहीं है। जी। अ, मेरे ख्याल से कोई भी सर्वे जब होता है, कोई भी कंपनी सर्वे करती है, चुनाव अलग होता है, सर्वे अलग होता है, क्योंकि सर्वे में आप हर नागरिक का आप सर्वे नहीं करते। आप उसमें से कुछ, जैसे कि आपने घर में चावल बनाया, ऊपर से एक दो दाने चावल देखते हैं, सर्वे उस तरह का होता है। तो सर्वे जब होता है तो तीन संभावनाएं होती हैं। एक तो सर्वे करने वाली कंपनी किसी के कहने पे सर्वे कर रही है, जैसे गोदी मीडिया के लिए सर्वे करते हैं, तो पहले ही उन्हें पता रहता है कि हमें सर्वे का नतीजा कैसे निकालना है, उसी झुकाव का सर्वे निकाला जाता है। दूसरी ये भी संभावना होती है कि सर्वे करने वाली कंपनी करना तो अच्छे से चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं सैंपल लेने में, मतलब किन लोगों का आप सर्वे कर रहे हैं उसमें अगर कहीं गलती हो गई, तो हो सकता है आपका आपका आ, आ, आपका इरादा अच्छा था, लेकिन आपके नतीजे जी। ये कि सर्वे कंपनी ने अच्छे से सर्वे किया, और अंत में जब चुनाव आते हैं तो दिखता है कि जिस तरह के उन्होंने सर्वे किया था उसी तरह का नतीजा भी निकला। तो तीनों संभावनाएं हैं। यहाँ पर क्या संभावना है ये तो कह नहीं सकते, लेकिन एक बात सच है कि डाटा जो होता है, जो संख्या होती है, जो मैथमेटिक्स होता है, वो अपने आप में विशुद्ध होता है, उसमें कहीं किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तो बिहार का एक डेटा ये कहता है कि बिहार में हर तीसरा व्यक्ति 18 से 35 साल की उम्र का है। ये पहला डाटा है। दूसरा डाटा यह है कि बिहार में 3 में से हर 2 आदमी गरीब ग्रामीण श्रमजीवी है, मतलब वो शहरों में नहीं रहता है। तो ये 2 डाटा जो है, ये कोई भी सर्वे कंपनी करे, सर्वे कंपनी करते रहे, लेकिन ये डाटा, ये तथ्य है। तथ्य नंबर 1 कि बिहार में 3 में से 1 व्यक्ति 18 से 35 साल के उम्र का है, और हर 3 में से 2 व्यक्ति ग्रामीण व्यक्ति है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। अब ये जो सर्वे किया गया है, अब इन्होंने सर्वे किस तरह से किया ये पता नहीं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, इन्होंने ध्यान में रखा था कि इनके सर्वे में 1/3 लोग 18 से 35 के बीच में आए, और कम से कम 2/3 लोगों से ज्यादा लोग कम से कम इस तरह के नतीजे, मतलब इस तरह का सैंपलिंग हो जो कि गरीब और ग्रामीण लोग हों। ये ऐसा माना जा सकता है कि ये सर्वे इस तरह से किया गया था। अब क्योंकि बिहार में हर व्यक्ति 18 से 34 का है, जैसे आपने कहा जेन जी के आसपास का है, तो ये जो इस उम्र के लोग होते हैं, वो अच्छा खासा दिन भर में अपना काम भी करते हैं, तो रील देखते हैं। रील देखते हैं तो क्या होता है, आप जब रील देखते हैं तो दुनिया भर में जो भौतिक प्रगति हो रही है वो आपको दिखने लग जाती है कि चीन ने क्या प्रगति की है, ऑस्ट्रेलिया ने क्या प्रगति की है, अमेरिका ने क्या प्रगति की है, ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका में, मतलब आपको दुनिया भर का भौतिक विकास जो है वो आपको किसी रील देखने से मिल जाता है। अब व्यक्ति भाजपा विकास कह रही है, वैसा विकास भाजपा का जो विकास की परिभाषा है, और वो जो दुनिया के रीलें देख रहा है उसमें जो भौतिक प्रगति हो रही है, उन दोनों में बहुत अंतर है। तो उसको लग रहा है कि भाजपा का जो विकास का नारा है ये बिल्कुल पूरी तरह से खोखला है। और होता यह है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, एक नियम है संस्कृत का, कि कोई चीज अगर प्रत्यक्ष में है तो फिर उसको प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। तो मान लीजिए लाखों करोड़ों लोग, युवा
रील वगैरह देखते हैं, उन्होंने देख लिया है कि दुनिया भर में किस तरह की भौतिक प्रगति हो रही है, और इस तरफ भाजपा कुछ भी बोले तो, लेकिन भाजपा का उस तरह का विकास होते हुए तो दिख नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल से हुआ यह है कि 2024 में जिस समय भाजपा चुनाव हारी, 400 पार का नारा उसने दिया, लेकिन 240 की बैसाखी पर आ गई, तो उस भाजपा को पता लग गया कि उसका सीट ही नहीं गया है, उसका वोट बैंक भी खिसक गया है। इसीलिए कहते हैं ना कि मरता क्या न करता, दूसरा एक कहावत है कि हारता क्या न करता। तो भाजपा हार रही थी, उसने क्या क्या करना था, तो उसने वोट चोरी करने का सोचा। और हुआ ये कि एसआईआर पर जो सुप्रीम कोर्ट का इन दोनों ने लगता है कि युवाओं को अब ये एहसास दिलवा दिया है कि भाजपा बात में तो बहादुर है, पर काम में निठल्ला है। दुनिया भर में कुछ हो कुछ और रहा है और भाजपा उनको दिखा कुछ रही है। ऊपर से वो एक धूर्तता भी भाजपा करते हुए दिख रही है लोगों को, इन नौजवानों को, कि बांग्लादेशी के नाम पर, जिस तरह से पांडे जी ने कहा कि बांग्लादेशी के नाम पर, आप एसआईआर के नाम पर एक भी बांग्लादेशी का नाम तो नहीं काटोगे, उल्टे बिहार के गरीब ग्रामीण श्रमजीवी 65 लाख लोगों का नाम काट दोगे। तो मेरे ख्याल से बिहार की जो जनता है, उसमें भी ये जो 1/3 जनता है जो 18 से 34 की है, ये काफी गुस्से में है। और इसीलिए आप अगर इस सर्वे के नतीजे देखिए तो करीब करीब 33% लोग तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं। आश्चर्य यह कि करीब करीब 14-15% लोग प्रशांत किशोर को भी पसंद कर रहे हैं। नीतीश कुमार की पसंद सिर्फ 24% रह गई है। दूसरा, मुद्दे की बात जब करते हैं तो केवल 1% लोग कह रहे हैं कि हम जातीय आधार पर वोट करेंगे। मतलब बिहार, जिसके बारे में बहुत प्रचलित है कि बिहार में जातीय आधार पर वोट होता है, इस सर्वे में बता रहा है कि 1% से कम लोग कह रहे हैं कि हम जाति के आधार पर वोट करेंगे। और तीसरी बात यह है कि यहां पर अभी जो प्रो इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, केवल 27% प्रो इनकम्बेंसी है। मतलब 100 में से 73 लोग बदलाव चाह रहे हैं, 100 में से 73 लोग नीतीश कुमार की सरकार को पसंद नहीं कर रहे हैं। और उसमें से भी 53% लोग कह रहे हैं कि जो मौजूदा विधायक है हम उसको वोट नहीं देंगे। मतलब जो एंटी इनकम्बेंसी है वो बहुत ज्यादा है, ऐसा स्पष्ट हो रहा है। और इस सर्वे से ये नतीजा मतलब ये आप एक तरह का नतीजा तो नहीं कह सकते, एक ये हम देख सकते हैं कि रुझान किस तरफ है। इस सर्वे से रुझान इस तरफ है कि भाजपा के लिए एसआईआर नाम की चीज बीजेपी के लिए काफी उल्टा पड़ा है। और दूसरी को ध्यान, थाना अगर कहे कि थाने के अंदर चोरी हो गई, पुलिस वाला अगर कहे कि मेरे थाने के अंदर चोरी हो गई, इसका मतलब पुलिस वाला खुद डंके की चोट पर कह रहा है कि मैं नालायक हूं। तो भारत में अगर पिछले 15-10 साल से राष्ट्रवादी सरकार है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे सरकार में आई है, और भारत में ही अब बिहार में पिछले 20 साल से भाजपा समर्थित नीतीश कुमार सरकार है, तो भाजपा की राष्ट्रवादी सरकार जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर आई है, उसके रहते हुए बांग्लादेशी लोग बिहार में कैसे आ गए? तो इसका मतलब तो पुलिस खुद कह रही है कि मेरे थाने में डाका पड़ गया। अगर पुलिस कहती है कि मेरे थाने में डाका पड़ गया, इसका मतलब तो पुलिस खुद कह रही है कि मैं नालायक हूं। तो ये जो भाजपा बार बार तर्क लेती है लोगों को डराने के लिए कि घुसपैठ बढ़ गई है, वो चाहे प्रधानमंत्री जी लाल किले से भाषण दें, असम से दें या बिहार से दें, वो जब जब ये बोलते हैं ये उनके लिए उल्टा पड़ता है, क्योंकि सत्ता में वही है। पुलिस कहे कि मेरे थाने में डाका पड़ गया, इसका मतलब तो पुलिस कह रही है कि मैं नालायक था। तो मेरे ख्याल से ये भाजपा के लिए उल्टा पड़ रहा है। और जिस तरह से हमने अभी हाल फिलहाल में नेपाल में देखा, जेनजी के साथ ये बात है कि जेनजी भले किसी कारण से उनको नौकरी पेशा नहीं मिला होगा, वो अपने गांव में, अपने घर में या अपने क्षेत्र में एक तरह से बंधक रह रहे हों, किसी तरह से अगर अपना गुजर बसर कर रहे हों, लेकिन वो जब जेनजी अपने फोन पे दुनिया भर की रील देखता है तो वो दुनिया भर में दूसरे जगहों पर भौतिक प्रगति क्या हुई है उसको वो देख लेता है कि चीन की भौतिक प्रगति क्या हुई है, अमेरिका की भौतिक प्रगति क्या हुई है। और जब अपनी आंख से अपने सामने अपने गांव को देखता है, अपने देश को देखता है और ये देखता है कि भाजपा उल्टा है कुछ नहीं, मतलब बात तो बहुत बड़ी बड़ी करेंगे लेकिन काम निठल्ला, जो चीज वो रील में चीन में होते हुए दिखता है, अमेरिका में होते हुए दिखता है, भाजपा के भाषण में भी वो चीज भाजपा कहती हुई दिखती है, दावा करती हुई दिखती है, लेकिन उसके सामने एक भी उस तरह की चीज नहीं खड़ी होती। तो इसका मतलब उसका मोह भंग होने लग जाता है। और जो नेपाल में मोह भंग हुआ, मेरे ख्याल से नेपाल में हुआ ये कि मोहभंग तो हुआ, लेकिन उस मोहभंग को निकलने के लिए कोई संवैधानिक रास्ता नहीं था, इसीलिए हिंसा हो गई।
भारत के साथ एक अच्छी बात यह है कि भारत में ध्यान में रखिएगा, हर 6 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव भारत में हो जाता है, कहीं ना कहीं विधानसभा किसी न किसी राज्य में। भारत के हर नागरिक को पता है कि हर 6 महीने में कहीं ना कहीं एक जगह कोई चुनाव हो जाएगा। तो जब चुनाव होने की संभावना रहती है और जब उसको लगने लगता है कि शायद ये जो चुनाव होगा ये सुप्रीम कोर्ट के निरीक्षण में, सुप्रीम कोर्ट एसआईआर के मामले में चुनाव आयोग पर अगर कसा हुआ है, तो जनता को अगर लगता है कि चुनाव निष्पक्ष होने वाले हैं, तब वो हिंसा का रास्ता जी नहीं अपनाती है, वो इंतजार करती है कि बैलेट के जरिए, चुनाव के जरिए मैं सत्ता परिवर्तन कर दूं। मेरे ख्याल से ये सर्वे उसी की तरफ, उसी दिशा में जाते हुए, उसी रुझान को, वही रुझान है ऐसा दिखा रहा है। जी बिल्कुल। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं और एक वीडियो है जो हो सकता है कि आप दोनों की नज़र से भी गुजरा हो और ट्विटर पर बड़ा आज वो वायरल है। नितिन गडकरी का वो वीडियो है। नितिन गडकरी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे दुबई के शेख ने मोदी जी से कहा कि आप मेरे ऊपर एक एहसान कर दीजिए कि आप, उन्होंने कहा क्या कि उन्होंने कहा कि 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को आप जो है वो हमें दे दीजिए ताकि जो सड़कें जो जैसे भारत की हुई है वैसी जो है वो दुबई की वो करवा लें। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी और ये बताना चाहूंगी कि क्या बीजेपी के नेताओं को इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री, उनको क्या ये लगता है कि ये देश के लोग जो हैं वो बेवकूफ हैं, इनके अंदर अकल बिल्कुल नहीं है, ये मतलब कुछ इनके अंदर सोच समझ नहीं है, मतलब वो क्या समझते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, वो भी खुले मन से। मंत्री जी हैं और वो मंत्री जी हैं ये जिनके बारे में बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, जो अपने ही खुद के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आते हैं, जिनको बड़ा सभ्य और पता नहीं क्या क्या उनके बारे में कहा जाता है, वो भी एक तरह का ढकोसला है। वो एक छोटी सी वीडियो है सिद्धार्थ जी और ओंकारेश्वर जी, मैं दिखाना चाहूंगी और फिर मैं आपके पास आऊंगी। देख लीजिए जरा उस वीडियो को। अगर वो वीडियो चला सके आप तो रुद्र आप दिखाएं कि कैसे उस वीडियो में नितिन गडकरी जो हैं वो क्या कुछ क्लेम करते हुए वो नजर आ रहे हैं। और इतना हास्यास्पद है ये कि पूरे ट्विटर पर इसको लेकर बात हो रही है और पूरे सोशल मीडिया पर इसको लेकर बात हो रही है कि आखिर इतना फेंका कैसे जा सकता है, उतना ही फेंका जाए जितना कैच किया जा सके। लेकिन यहाँ तो लगता है कि सब कुछ जो है वो अनलिमिट हो गया है। अगर वो वीडियो तैयार हो तो आप उसको चला दें, वरना फिर मैं जाती हूँ ओंकारेश्वर जी के पास और फिर मैं उनसे सवाल पूछती हूँ। ओंकारेश्वर जी, इस तरह की चीजें जो होती हैं, इस तरह की जो वीडियोज, ये तमाम चीजें जो सामने निकल कर आती हैं, नितिन गडकरी का बयान है, कैसे देखते हैं आप इस सबको? और क्या आपको लग रहा है कि बिल्कुल एक तरह की मेंटल बैंकरप्सी जो है वो बीजेपी की हो चली है कि उनके पास अब कुछ बचा नहीं है, जो कुछ था वो खर्च कर चुके हैं, तो अब इस तरह की बेहूदगी पर उतर आए हैं? आवाज खोले ओंकारेश्वर जी की। मुझे जी ऐसा लगता है कि बीजेपी की पूरी पॉलिसी एंटी पीपल हो गई है। वो जिस तरह से कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाने के लिए हर काम करते हुए नजर आते हैं। भाई, आप सत्ता में आए तो आपने खुद कौन सा काम किया ये बता दीजिए। एयर इंडिया ठीक नहीं चल रहा था, आपने बेच डाला, एयरपोर्ट बेच डाले, रेलवे बेच डाले, सड़कों पे नेहरू को गाली देते हैं, नेहरू तो हमसे टैक्स नहीं लेते थे, लेकिन अब हर सड़क पे कहीं ना कहीं आपने टोल बना दिया, उसको टैक्स देना पड़ रहा है। नौकरियां आप बंद कर रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे आपको अपने घर ले जानी हो नौकरियां। रेलवे में कब से बंद है, बाकी तमाम भी बंद है। सेना तक को कमजोर करने की हद तक आपने अग्निवीर जैसी योजना ले आए, उसके भी नतीजे दिखाई दे रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हम क्या स्थिति में पहुंचे। तो हर पॉलिसी, अभी नितिन गडकरी की बात हो रही थी, नितिन गडकरी ने 2 पॉलिसीज, बड़ी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की। वो लाख लाख करोड़ की सड़कें बना रहे हैं, ठीक है भाई, उसमें ठेका किसको मिल रहा है और कैसे बन रहा है आप करिए, उसका भी ऑडिटिंग हो जाएगा कि पहले कितने में पर किलोमीटर सड़क बनती थी और आज कितने में बन रही है पर किलोमीटर। और आजकल गूगल में हर आदमी सर्च कर सकता है। ये अलग बात है कि जो ग्लोबल इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू आप ट्रुथ को निकाल सकते हैं, ये उसको भी बैन कर रहे हैं। ग्रोक को भी, डीप सीक को भी, चैट जीपीटी को भी, इस पे भी प्रतिबंध लगाने का, यहाँ तक कि ट्विटर को भी रोकने का 2-2 साल पीछे उसके डाटा कर दिए गए हैं कि बिहार का भारत का डाटा 2 साल पीछे दिखा रहा। मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। नितिन गडकरी ने पहले ये कहा कि नहीं, रोड पर ट्रैफिक उसमें जो एक्सीडेंट होते हैं उसको रोकने के लिए
टैक्स बढ़ा दो, 5-5 हजार, 10-10 हजार, 15-15 हजार, पता नहीं कितना कितना वो उनपे जुर्माना लगाओ, अगर ये करे, ड्राइविंग मोबाइल के साथ करे, ये करे, वो करे। उन्होंने कभी प्रैक्टिकली नहीं सोचा कि इस देश की ट्रैफिक व्यवस्था कभी भी ईमानदार नहीं रही है। अगर 10-5% देश में हो भी तो पूरा देश जानता है कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर हमेशा रेड लाइट के उस पार बैठा रहता है छुप के कि आप क्रॉस करो कि पकड़ें। इस साइड नहीं खड़ा होता है कि आपको गाइड कर दें, हेल्प कर दें या आपको रोक दें कि भाई साहब रेड लाइट हो चुका है, आगे मत बढ़िए। तो ये मानसिकता जिस देश में ट्रैफिक की है, उसमें आपने जो पैसे बढ़ाए वो जन स्तर पे गए और आपने देखा उसको लेके कितना बड़ा आंदोलन हुआ। दूसरा, लोगों ने देखा कि आपने एथेनॉल की बात करी, 20% एथेनॉल मिलाने का, तो उसका फायदा तो आम आदमी के पास नहीं आया। और दूसरा, उसके माइलेज कम हो गए, उसकी गाड़ियों में खराबियां आ रही, इसकी तमाम बातें आ रही हैं। और ये भी बात आ रही है कि आपके बेटे उसका फायदा उठा रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ टाइम उनका बिजनेस बढ़ रहा है, और आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं साहब हमारे खिलाफ जो है सोशल मीडिया कैंपेन चलाया जा रहा है। अब ये आखिरी बात, आप ही ने ये कहा कि नहीं, 2010 या 15 साल की जो गाड़ियां हैं उसको स्क्रैप में डाल दीजिए। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, 10 साल की हमारी गाड़ी, और जो खरीदने वाले जो स्क्रैप वाले आए तो वो भी 200 पॉइंट चेक करते हैं। 200 पॉइंट चेक करके उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल ठीक है। अब मान लीजिए कि जो गाड़ी हमारी 3-4 लाख 5 लाख में बिक सकती थी सेकंड हैंड में, 3 लाख में भी मान लीजिए, वो उसको मुझे 30 हजार में देने पड़े, यानी थ्रो अवे प्राइस। स्कूटर भी उतने में नहीं मिलेगा। तो ये, और इतना कितने लोगों के साथ हुआ है? मिलियंस ऑफ लोगों के साथ। क्यों हुआ है? क्योंकि आप चाहते हैं कि कार कंपनियों की नई कारें बिकें। आप ये नहीं समझते, फॉरगेट अबाउट एनी इंडिविजुअल, जो व्यक्ति एक उम्र में वो खरीदता है, हर तरह से उसकी गाड़ी ठीक है। और गाड़ी कौन सी ठीक है? वो भी, उसमें भी जो ग्रीन एनर्जी के पैमाने लगे रहते हैं कि BS4 है कि जी। फला है, ठिकाना है। आप वो इंजन बनाने वाली कंपनियों को पकड़िए, नहीं पकड़ा, और लोगों का मैसिव नुकसान हो रहा है। इस तरह की एंटी पीपल तमाम पॉलिसीज ये लेके आते हैं और इनकी नींद नहीं खुल रही है। इनको लग रहा है कि नहीं, हम तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आप जो चीज बनाना चाहते हैं, व्यक्ति के निर्माण से समाज का निर्माण होता है और देश का निर्माण होता है। व्यक्ति भूखा मर रहा है, व्यक्ति नौकरी चाह रहा है, आप कह रहे हो कि नहीं हम तो इस बिल्डिंग को बनाएंगे, हम तो ये मूर्ति बनाएंगे, और हम तो ये पार्लियामेंट बनाएंगे। जनता इससे दुखी हुई है। जी। बिल्कुल, और साफ तौर पर दिख रहा है। और वीडियो शायद अब रेडी है, एक बार मैं वो दिखा दूं वीडियो, जनता तक भी और हमारे दर्शकों तक भी वो पहुंचे वीडियो। दिखाइए जरा उस वीडियो को नितिन गडकरी की। पता है, दुबई के राजा, दुबई के प्रिंस हिंदुस्तान में आए थे। मैं, मोदी जी, हम सब मंत्री 3-4 एक टेबल पर बैठे थे हैदराबाद हाउस में। तो दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। 9-7 वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे डिपार्टमेंट में हो। आप कहीं भी जाओ, आपको हर समय, हर जिले में, हर गांव में, हर ड्राइवर, हर ऑटो ड्राइवर आपको रोड का काम कितना अच्छा हुआ बताएगा। तो आपने सुन लिया, और शायद लपेटना मुश्किल हो गया होगा, मुझे तो हो ही गया था। और कि ऐसे आप मंच पर खड़े होकर आप इस तरह की बातें आप कैसे कर सकते हैं? और फिर कांग्रेस ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने उसका अदला बदला कर दिया है कि दुबई की जो सड़कें थी उसको इंडिया, और इंडिया की जो सड़कें हैं उसको दुबई दिखा दिया है। आप और हम जैसे तमाम लोग, ओंकारेश्वर जी भी नोएडा या दिल्ली रहते हैं, आप जो है बैंगलोर रहते हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हम लोग रहते हैं, और वहां पर जो सड़कों का जो हाल है, जो बड़े बड़े गड्ढे हैं कि चलते में डर लगता है कि एक बारिश हुई तो कहीं ऐसा ना हो गाड़ी लेके निकले और वो घुस जाए अंदर। और ये मैं इसलिए नितिन गडकरी की बात यहाँ पर कर रही हूँ क्योंकि इनको बहुत हाई परफॉर्मेंस मंत्री जो है वो माना जाता है। जी, आप अपनी बात रखिए, सिद्धार्थ जी के पास। हाँ, एक ही लाइन कहूंगा। आप भी दिल्ली में रहते हैं और हम दिल्ली और गाजियाबाद यूपी के उस कॉर्नर पे रहते हैं जहां से मेरठ एक्सप्रेसवे जाता है। कई साल पहले इस मेरठ एक्सप्रेसवे को जो प्रधानमंत्री जी ने हरी झंडी दिखा के नेशनल मीडिया का अटेंशन ले लिया पूरे देश का, आज भी ये मेरठ तक पूरा नहीं हुआ है। आज भी इस पे बहुत सारे जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो ऐसी शोशेबाजी, ऐसी जुमलेबाजी, ऐसा झूठ सिर्फ यही पार्टी कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता। और इसीलिए जनता जो है बहुत दुखी होती चली जा रही है।
जी, क्या सिद्धार्थ जी ये भी आपको लगता है कि अब लोगों को पता चल गया, इनके मंत्री, प्रधानमंत्री, इनके मुख्यमंत्री हो, इनके साथ कोई अलायंस में हो, सब के सब जो है जुमलेबाज हैं। इनके पास और मीठी-मीठी गोलियां हैं जो ये लोगों को देते हैं, जो जैसे ही लोग अंदर लेते हैं उनको पता चलता है ये तो जहर की गोली है। ये तो अगर और ज्यादा ली तो हम तो मतलब मर ही जाएंगे, ये उसी स्थिति में पहुंचा दिया है। संक्षेप में आपका कमेंट जी। जी देखिए, जैसे दुबई के शेख ने कहा ना, हमें पता है कि दुबई वालों के पास पैसा बहुत ज्यादा रहता है। अभी पिछले साल आपके दिल्ली में ही एक द्वारका में एक एक्सप्रेस वे बना था, उसमें सीएजी ने कहा कि 1 किलोमीटर पे 250 करोड़ रुपए लगा था। फिर उसका नाम रख दिया गया था कि द्वारका एक्सप्रेस वे, मतलब सोने की सड़क। नितिन गडकरी जी ने सोने की सड़क बनाई है। तो हो सकता है दुबई के शेख ने पढ़ लिया हो कि भारत में एक मंत्री हैं जो कि सोने की सड़क बनाते हैं। अब दुबई के पास पैसा ज्यादा है, सोना भी ज्यादा है, कहा कि सोने की सड़क वहां बना रहे हो तो यहाँ बना दो। खैर, जैसे आपने कहा ना कि ये जुमलेबाजी है, बात बहादुर काम निठल्ला है, और बिहार के सब लोग जानते हैं। अब बिहार में ना ये वीडियो दिखाइएगा तो एक सामान्य बिहारी यही कहेगा। एक बिहार में बहुत बड़ा पढ़ुआ पढ़ा जाता है, लक्ष्मी से भेंट नहीं दरिद्र से झगड़ा। मेरे ख्याल से ओंकारेश्वर जी समझ गए होंगे, लक्ष्मी से भेंट नहीं है दरिद्र से झगड़ा। इसको कहते हैं बिहार में एक टिटहरी करके एक चिड़िया होती है। कहते हैं कि वो टिटहरी रात में उल्टा सोती थी। तो किसी ने पूछा, ए टिटहरी तुम रात में उल्टा क्यों सोती हो? तो कहे सब लोग सोया रहता है, रात में अगर सब सोया हुआ आसमान गिर जाएगा तो कौन पकड़ेगा? मैं हूं इसीलिए पकड़ूंगी। तो लोगों ने कहा, अरे क्यों चिंता करती हो, भगवान है ना। तो बोला, भगवान भी अगर मान लो थोड़ी देर के लिए भगवान को नींद आ गई तो आसमान गिर जाएगा तो हम पकड़ेंगे। तो बिहार में ये सब चीजें, इस तरह के जुमलेबाजी वगैरह आप दिखाइएगा तो बिहार में लोग यही कहेगा कि ये टिटहरी वाली खेल कर रहे हैं। बिहार में ये सब नहीं चलता है। बिहार हो जिस तरह से भारत में लोग, आज एथेनॉल की स्थिति ये है, जिस एथेनॉल को ये लोग पेट्रोल में 20% मिक्स करके बांट बेच रहे हैं जबरदस्ती हमारे टू व्हीलर्स में। भारत में करीब करीब हर व्यक्ति के पास, हर मिडिल क्लास फैमिली के पास एक टू व्हीलर है। उस टू व्हीलर में ये लोग एथेनॉल डलवा रहे हैं 20%। एथेनॉल डालने से आपके टू व्हीलर की का जीवन 5 साल कम हो जाता है। आप जब तक ईएमआई भरेंगे ना, उससे पहले आपकी गाड़ी हो जाएगी कबाड़ा। और ये कर रहे हैं जबरदस्ती। और ऊपर से इसमें जो पानी का खर्चा हो रहा है, 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 1000 से ज्यादा लीटर पानी का खर्चा होता है। जिस देश में पीने का पानी नहीं है, उस जगह आप पेट्रोल के बदले पानी 1000 लीटर पानी व्यर्थ करके 1 लीटर एथेनॉल बना रहे हैं और जबरदस्ती लोगों की गाड़ी में डाल रहे हैं। उसके चलते उनकी गाड़ी का इंजन खराब हो रहा है। ईएमआई भरने से पहले आपकी गाड़ी कबाड़ा हो जा रही है। तो ये जो स्थिति है, मेरे ख्याल से देश की जनता सब जानती है। इन लोगों को लगता है कि अभी भी ये 2014 में है। देखिए 2014 में ना लोगों के पास रील नाम की चीज नहीं थी, सोशल मीडिया नया नया आया था। तो सोशल मीडिया में भाजपा का जो आईटी सेल है वो जो डालता था, बस लोगों को वही देखने के लिए मिलता था। तब से अब तक बहुत चीजें बदल गई है। अब रील आने लगी है। जब रील में आदमी देखता है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, जर्मनी में क्या हो रहा है, दुबई में क्या हो रहा है, और आपके घर के सामने क्या हो रहा है, तो उसके बाद आप कुछ भी बोलिए, भाजपा कुछ भी बोले, लोगों को लगेगा कि ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। जैसा आपने कहा ना, ये जुमलेबाजी, इनका समय खत्म हो चुका है। लोगों को प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष उनको दिख रहा है कि कुछ नहीं है, और ऊपर आप रील चलाइए, बोलने के लिए बोलिए कि फलाने आए थे, सोने की सड़क पढ़ लिए थे इसीलिए मुझे बुलाया था। तो यही तर्क दिया जाएगा कि आपके बारे में जो सीएजी ने बोल दिया था कि आपने 250 करोड़ रुपए की 1 किलोमीटर सड़क बनाई थी, सीएजी ने उसको सोने की सड़क बोल दी थी। गलती से दुबई के शेख ने पढ़ लिया होगा कि भारत में किसी मंत्री ने सोने की सड़क बनाई है, दुबई के पास पैसा भी ज्यादा है, सोना भी ज्यादा है, तो कहा होगा वो सड़क बनाने वाले को हमारे यहाँ भेज दो। जी, बिल्कुल। लेकिन ये ज़ाहिर सी बात है हम लोग कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि देखिए आप उन्होंने देश को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। 12 साल, अब कल जो है प्रधानमंत्री का बर्थडे है, धूमधाम से मनाया जाएगा, तमाम तरह की तमाशेबाजियां और इवेंट बाजियां जो है वो की जाएंगी। वो सब लोग देखेंगे कल कि क्या कुछ होगा। स्कूलों से लेकर तमाम जगहों पर नोटिफिकेशन जो है जारी किए गए हैं। स्कूलों में कहा गया है बच्चों और पेरेंट्स से सबसे कि मोदी जी का जो है बर्थडे मनाया जाए। तमाम जगहों पर इसी तरह के नोटिफिकेशन जो है जारी किए गए हैं। अखबारों में आप ये देखें कि लंबे लंबे पेज पर जो है बर्थडे की इनको बधाइयां जो है वो दी जा रही हैं। यानी कि आप मोदी का नाम जपते रहिए, सवाल मत पूछिए, आप कुछ आप उनसे कहिए मत। यही बस वो चाहते हैं आपसे, क्योंकि ऐसा ही करके वो आपको बेवकूफ बनाकर, जैसा अब वो पिछले 12 साल से करें, वो आगे भी करना चाहते हैं। क्योंकि विकास के जिस मॉडल के साथ वो आए थे वो तो कुछ था ही नहीं।
वो तो वो गुजरात मॉडल था और सबको पता है वो कौन सा गुजरात मॉडल था और देश ने उसे देख भी लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, सिद्धार्थ जी आपका, ओंकारेश्वर जी आपका। कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप दर्शकों का।